हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टेट सॉवरेंटी क्या होती है और दूसरा कि ये इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक अहम टॉपिक है, तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। तो सबसे पहले देखें, स्टेट सॉवरेंटी ये एक अहम कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ का और इसके ऊपर कई बार बात होती है, बल्कि अभी तक इसके ऊपर डिबेट चल रही होती है और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप और इंटरनेशनल लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं, इनकी मुख्तलिफ इसके ऊपर न यानी कि अपनी अपनी एक उनका एक ओपिनियन है। ठीक है। वैसे आम तौर पे अगर हम स्टेट सॉवरेंटी की बात करें तो इसका मतलब है जब रियासत का मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल होता है। मिसाल के तौर पर एक रियासत है, वो अपने मामलात खुद देखती है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को खुद मैनेज करती है, अपनी गवर्नमेंट को अपनी पॉपुलेशन के मामलात उनको राइट्स देती है, उनको ड्यूटीज़ देती है, गवर्नमेंट खुद चलाती है, कोई और मुल्क उसके काम के अंदर या उसके मुल्क के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, तो हम इसको बोलते हैं कि यार ये एक स्टेट सॉवरेंटी है, यानी ये स्टेट सॉवरेन है, यानी ये खुद मुख्तार है, ये आज़ाद है। ठीक है, ये कोई ग़ुलाम नहीं है। ये अपनी हुदूद को खुद कंट्रोल करती है, अपने बॉर्डर को खुद मैनेज करती है, ठीक है, उसकी जो पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें। तो इसका एक्चुअली मतलब होता है स्टेट सॉवरेंटी, ये एक वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक स्टेट जो है ना, अपने जो अफेयर्स हैं, अपने जो कवानीन हैं, अपनी जो टेरिटरी है, उसको पूरा कंट्रोल करती है विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, यानी उसके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। ये ऐसा ही है, मैं आपको सिंपल बताऊं कि आप घर में रहते हैं और आपके पास एक रूम है और वो रूम आपका है और उसके अंदर आप ही यानी कि हर चीज़ों को मैनेज करते हो। आपके कमरे के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता आपकी इजाज़त के बगैर। ठीक है, कमरे के अंदर जो सेटिंग है वो आपने खुद करनी है। ठीक है, क्या किसने आना है, किसने नहीं आना और कौन से कवानीन हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद मैनेज कर रहे होते हैं। यानी जिस तरह आप एक अपने घर में रह रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो उस घर का कंट्रोल आप खुद कर रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं और ये सारी चीज़ें। तो ये समझें कि ये स्टेट सॉवरेंटी का भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी? सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो स्टेट सॉवरेंटी का मतलब है कि एक्सक्लूसिव अथॉरिटी और ऑटोनॉमी दैट अ स्टेट पजेस, यानी रियासत के पास जब एक ऐसी ऐसी शक्ति होती है, एक पावर होती है, एक अथॉरिटी होती है जिसको वो इस्तेमाल करके अपनी बाउंड्रीज़ को भी कंट्रोल करती है और दूसरा ये है कि अपने मुल्क के मामलात खुद गवर्न करती है, खुद मैनेज करती है। उसको किसी और मुल्क या किसी और कुव्वत का सहारा नहीं लेना पड़ता। ठीक है? जैसे अब दुनिया में तकरीबन सारी कंट्रीज़ ही खुद मुख्तार हैं सिवाय कुछ को छोड़ के। ठीक है? तो हर एक कंट्री अपने मामलात खुद देखता है। जैसे भारत है, भारत अपने सारे मामलात खुद देखता है, वहाँ की सरकार सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है ना? वहाँ पे अमेरिका वगैरह उनका कोई कंट्रोल नहीं है, वो खुद ही कारोबार करते हैं, अपने इंटरनल मामलात भी खुद देखते हैं, अपने कवानीन को कंट्रोल करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, जिस तरह सऊदी अरेबिया है, जिस तरह और कंट्रीज़ हैं, तो ये सारे खुद मुख्तार हैं, ये अपने मामलात अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रह के सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है जी? सो ये एक्चुअली डेफिनेशन है स्टेट सॉवरेंटी की। अभी इसके एसेंशियल क्या हैं, क्या-क्या इसके जो है फीचर्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, यानी स्टेट सॉवरेंटी के अंदर सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो आपके पास एक एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होनी चाहिए, आपके पास एक ताकत होनी चाहिए कि आप हर चीज़ को खुद मैनेज करें, अपनी टेरिटरी को, पॉपुलेशन को, गवर्नमेंट को, अपने इंटरनल मामलात को, यानी आपके मामलात के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करे, आप खुद मुख्तार हो, आप कोई पपेट ना हो, आप कोई गुलाम नहीं हो कि किसी के कहने पे काम करें, जो कोई आपको जैसे बोले वैसे करना शुरू करे, ऐसा नहीं है। पहली चीज़ ये होनी चाहिए। दूसरी कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी आपकी जो हदूद हैं, आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं, आप जिस इलाके में रहते हैं, जो आपका पूरा जो एक मुल्क की जो हदूद होती हैं, बाउंड्रीज़ होती हैं, जो ज़मीनी इलाका है जिसमें हम रह रहे होते हैं, उसके अंदर आपकी ना कंट्रोल हो। कोई भी मुल्क या कोई भी दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स जो है ना, उसको वो यानी कि डिस्टर्ब ना करें। कोई आपके मुल्क के अंदर घुस के आ जाए, ऐसा नहीं हो सकेगा। अगर करेगा तो आपने उसको मार देना है या आपने अपना डिफेंड करना है। तो ये अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आपके पास होनी चाहिए और आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए अपनी ज़मीनी टुकड़े के ऊपर जिसमें आपकी पूरी पॉपुलेशन रहती है। जिस तरह पाकिस्तान है कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स बने हुए हैं, हमारी फ़ौज वहाँ पे अपाई यानी कि तैनात है और वह सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, कोई बाहर से नहीं आता। इक्का-दुक्का कोई वाक़या होता है तो हम रिप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये छोटे-मोटे हर जगह होते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं वो हमारे कंट्रोल में है। लाहौर यहाँ पे मौजूद है, लाहौर कोई दूसरा मुल्क यहाँ आके कवर कंट्रोल नहीं कर सकता इसको। ठीक है जी, इस तरह। उसके बाद तीसरी चीज़ है इंडिपेंडेंस, यानी आप आज़ाद हैं, ठीक है, अपने डिसीज़न लेने में,
और अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाते हैं, अपने कवानीन खुद बनाते हैं, अपने मुल्क के मामलात को रेगुलेट खुद करते हैं। ठीक है, यहाँ के जो पंजाब में यहाँ पे जो सीएम है वो मरीम नवाज़ है, मरीम नवाज़ खुद मामलात देख रही हैं सारा कुछ। ऐसा नहीं है कि जो है ना भारत का जो है ना वो जो है ना कोई भी जो मिनिस्टर हैं वहाँ के मोदी साहब में वो आके देख रहे, तो वो तो रन नहीं कर रहे ना पंजाब को कौन मैनेज कर रहा है? यहाँ की सीएम कर रही हैं, मरियम साहिबा कर रही हैं। ठीक है जी, ये एक मैं आपको एग्जांपल दिया। इसके अलावा लीगल इक्वालिटी, यानी कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर आपको एक ना बराबरी तौर पे ट्रीट किया जाता है। जैसे पाकिस्तान है तो उसको इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक बराबर मुल्क की तरह ट्रीट करना है, होना चाहिए, ठीक है, और किया जाता है। इसी तरीके से भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यानी इनका जो स्टेटस है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक बराबर है। ठीक है ना? तो बराबरी के तौर पे ट्रीट किया जाता है, आपको एक आज़ाद और खुद मुख्तार कंट्री समझा जाता है। ठीक है जी? और दूसरा ये कि आपकी प्रिसाइज़ कितनी है, आपकी बाउंड्रीज़ कितनी है, आपकी पॉपुलेशन क्या है, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी ये हैसियत एज़ एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क की होती है। इसके अलावा नॉन इंटरवेंशन, यानी स्टेट सॉवरेनिटी का ये भी मतलब है कि इसमें जो है ना नॉन इंटरवेंशन, यानी आपके मामलात के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरा रिकग्निशन, ये बड़ी अहम चीज़ है कि दूसरे जो स्टेट्स हैं, दूसरे जो ममालिक हैं या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, क्या वो आपको रिकग्नाइज़ कर रही है? हाँ, कर रही है। अगर कर रही है तो जनाब मुबारक हो, आपके पास स्टेट सॉवरेनिटी है। यानी ये बड़ी अहम चीज़ है। अगर दूसरे कंट्रीज़ आपको रिकग्नाइज़ नहीं करते, आपको नहीं मानते कि आप मुल्क हैं, नहीं हैं, तो स्टेट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि आप सॉवरेन नहीं हैं, आप आज़ाद मुल्क नहीं हैं, आप खुद मुख्तार नहीं हैं। ठीक है? आज़ाद होना एक अलग चीज़ है, लेकिन खुद मुख्तार का मतलब है कि आप आज़ाद तो हैं, लेकिन क्या अपने मामला खुद भी रन करते हैं? इसको बोलते हैं खुद मुख्तारी। ठीक है जी? इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बीइंग पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो सॉवरेनिटी होती है ना, सॉवरेनिटी जब आप सॉवरेन हो जाते हैं, आप खुद मुख्तार होते हैं, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आपने किसी के काम के अंदर इंटरफेयर नहीं करना, किसी मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना बिला वजह। ठीक है ना? और दूसरा ये है कि अपने शहरियों के लिए काम करना है, अपनी जो सिटीज़न है आपके मुल्क के अंदर है, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना है, उनको सहूलतें देनी है, उनको एजुकेशन देना है, उनको उनको हेल्थ देनी है। ठीक है जी? ये सारी चीज़ें फिर आपके ऊपर आती हैं। यानी कि ठीक है, आप कहते हैं कि जी मैं एक सॉवरेन कंट्री, ओके मान लिया। फिर भाईजान आपके मुल्क में जो आवाम रहती है ना, उनको फिर सही तरीके से ट्रीट किया करो, उनको उनको बेनिफिट्स भी दो। ये नहीं कि उनको मारते फिरो, ठीक है, उनको उठाते फिरो, ये नहीं होना चाहिए। फिर आप उनको प्रोटेक्ट भी करें, आप उनको सहूलियात भी दें। ठीक है जी ना? उनको सोशल जस्टिस दें, उनको इंसाफ दें, उनको खाने-पीने की चीज़ें दें, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जिसको हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये देना चाहिए आपको। तब आपकी फिर यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब हम कहेंगे कि वाक़ई तुम एक आज़ाद मुल्क हो। अगर ये चीज़ें आप नहीं दे पा रहे, तो फिर आप मतलब आपकी सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है इन अदर वर्ड्स वो ख़त्म है। ठीक है जी, अब हम देखेंगे थ्योरीज़ ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी। सबसे पहले थ्योरी है कंस्टिट्यूटिव थ्योरी। यानी इसका मतलब है कि अगर आपको दूसरे कंट्रीज़ या दूसरे रियासत रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सॉवरेन हैं। ठीक है ना? यहाँ पे रिकॉग्निशन का मतलब है कि जब आपको दूसरे कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज़ करेंगे ना, अगर कोई मिसाल के तौर पे पाकिस्तान है, अगर उसको कोई साथ वाला पड़ोसी कहता है कि जी मैं आपको रिकॉग्नाइज़ करता हूँ, तो इसका मतलब है कि आप स्टेट सॉवरेनिटी है। तो ये एक थ्योरी है, पहली थ्योरी ये थी। दूसरी है डिक्लेरेटिव थ्योरी। इसका मतलब ये है कि भाई स्टेट सॉवरेनिटी के ना कुछ असूल रखे गए हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर। अगर वो चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, तो आप यानी कि एक सॉवरेन कंट्रीज़ होंगे। आप एक आपके अंदर एक स्टेट सॉवरेनिटी है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक ज़मीन है, टेरिटरी है, आपके पास परमानेंट पॉपुलेशन है, आपके पास एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मॉडल है, अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास स्टेट सॉवरेनिटी है और आप एक सॉवरेन कंट्री हैं। उसके बाद एक और थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये होता है कि जो स्टेट होती है ना, वो एक एक्चुअली ना एक एग्रीमेंट के साथ बनती है, और किसके साथ करती है? अपनी आवाम के साथ करती है। आवाम के साथ उनका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। आवाम कहती है कि ठीक है जी, आप हमें प्रोटेक्शन दें, हमारी ज़रूरतें पूरी करें, और हम आप बदले में हम अपनी कुछ जो राइट्स हैं वो आपको देते हैं, यानी हम आपको चूज़ करेंगे, हम आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे अपना। ठीक है जी, ये एक थ्योरी है। दूसरा है मोनिज़म थ्योरी। इसका मतलब है कि स्टेट सॉवरेनिटी ये है कि यार ये सिर्फ ये जो स्टेट सॉवरेनिटी के जो पावर्स हैं, जो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है ना, जो ताकत है ना, वो सिर्फ एक के पास होनी चाहिए। यानी कोई एक इदारा हो, कोई एक शख्स हो, या कोई एक डिपार्टमेंट हो जिसके पास ये स्टेट सॉवरेनिटी का सारी की सारी पावर हो। यानी यहाँ पे कोई और किसी से कोई पूछे ना। ठीक है ना? ये इसको बोलते हैं मोनिज़म। लेकिन एक और थ्योरी है प्लूरलिज्म। वो कहती है कि यार स्टेट सॉवरेनिटी के अंदर ना सिर्फ एक नहीं होना चाहिए, यानी कि मल्टीपल स्टेक होल्डर चाहिए। यानी बहुत सारे लोग मिल के जो है ना उसकी पावर को एंजॉय करें। यानी उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हो सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं, कि यानी सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत के पास ना स्टेट सॉवरेनिटी की पावर होनी चाहिए, बल्कि उसमें गवर्नमेंट को, दूसरे जो प्राइवेट इदारे हैं उनके पास भी ये पावर होनी चाहिए, नॉन स्टेट एक्टर्स भी होने चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए।
इसके अलावा एक और थ्योरी है वेस्टफेलिया सॉवरेंटी। ये एक पीस ऑफ वेस्टफेलिया बनाया था 1648 में। यहाँ पे एक्चुअली ना मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया था स्टेट सॉवरेंटी का। उन्होंने कहा है कि यार जिस स्टेट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है ना अपनी बाउंड्रीज के अंदर, यानी उसके पास एक ज़मीन का इलाका है और उसमें रहते हुए उसके पास फुल कंट्रोल है और वहाँ के सारे मामला वो खुद देखती है, ठीक है, और जो एक्सटर्नल पावर्स हैं वो उसके मामला में इंटरफेयर नहीं करते, तो हम उसको बोलते हैं स्टेट सॉवरेंटी, ठीक है। ये एक थ्योरी पेश की गई थी यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम देखेंगे टाइप्स क्या होती हैं, बड़ा आसान। सबसे पहले स्कोप देखेंगे, एक इंटरनल सॉवरेंटी। इंटरनल सॉवरेंटी का मतलब है कि इस रियासत जब अपने इंटरनल मामलात को खुद कंट्रोल करे, अपने डोमेस्टिक को, यहाँ की पॉपुलेशन के मामलात हैं, यहाँ के महंगाई के मामलात हैं, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं, यहाँ के एजुकेशन और हेल्थ के मामलात हैं, वो खुद कंट्रोल करे, बाकी कोई और ना करे, ठीक है जी। और एक्सटर्नल सॉवरेंटी ये होती है कि आपका इंटरनेशनल जो मामलात हैं, यानी बॉर्डर के साथ आपकी जो मामलात हैं, किस मुल्क के साथ कारोबार करना है, किस मुल्क के साथ एग्रीमेंट करना है, किस मुल्क के साथ दोस्ती रखनी है, दुश्मनी करनी, ये भी आपके कंट्रोल में है, तो हम उसको बोलते हैं यार ये एक्सटर्नल सॉवरेंटी है, ठीक है जी। दो हो गई। उसके बाद है बाय लीगलिटी, यानी कानूनी तौर पे। एक होती है डी जोरियो सॉवरेंटी। इसका मतलब होता है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको रिकॉग्नाइज करे तो आपको आपके पास डी जोरियो सॉवरेंटी हो जाती है। और एक है डी फैक्टो, यानी कि आपके पास सारी लवाजमात पूरी हैं, आपके पास पॉपुलेशन है, टेरिटोरी है, आपके पास गवर्नमेंट है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको जो है ना वो सॉवरेन कंट्री नहीं मानती, तो हम उसको बोलेंगे कि यार ये इनके पास डी फैक्टो सॉवरेंटी है। बहुत सारे ऐसे मुल्क रह चुके हैं जिनको ना इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कभी भी रिकग्नाइज नहीं किया शुरू वाले दिनों में, तो वो खुद को डी फैक्टो सॉवरेंटी कहलाते थे। अच्छा जी, इसके अलावा इंडिपेंडेंट कुछ सॉवरेंटी होती है, वो फुल टाइम सॉवरेंटी होती है, यानी कि आप हर मामला खुद देखते हैं, किसी की काम के अंदर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक होती है लिमिटेड सॉवरेंटी, यानी कुछ मामला आप खुद देखते हैं और कुछ मामला जो है ना वो उसमें आप मजबूर होते हैं, जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज़ है। यानी इसका एग्जांपल हम पाकिस्तान दे सकते हैं कि पाकिस्तान अपने जो माशी मामला है वो आईएमएफ के ऊपर है, बेचारे आईएमएफ से कर्ज लेता है और आईएमएफ उनको शराइत देता है, शराइत के बदले में वो बेचारे बिजली महंगी करते हैं, गैस महंगी करते हैं, टैक्स ज़्यादा लगाते हैं। तो ये एक किस्म की लिमिटेड सॉवरेंटी है कि हमारे हाथ मजबूर है, हम अपनी पॉपुलेशन को, अपनी आवाम को ना फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, ना कुछ दे सकते हैं, बल्कि हम कुछ डॉलर्स के लिए, कुछ बिलियन डॉलर्स के लिए हम आईएमएफ के पास जाते हैं और उनकी कंडीशंस को मानते हैं। और उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस होते हैं, वो कर्ज के हवाले से होते हैं, वो करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करना होता है हमने, ठीक है ना, वो बजट डेफिसिट को मैनेज करना है, तो उसके लिए फिर हमें उनसे पैसे लेने पड़ते हैं और उनके बदले में उनकी बातें हमने मानी पड़ेंगी। तो ये एक किस्म की क्या होती है, लिमिटेड सॉवरेंटी, सॉरी। अच्छा जी, अब हम देखेंगे ऐसे कौन सी थिंग्स या ऑब्जेक्ट हैं जहाँ पे एक स्टेट जो है ना उसके पास फुल यानी कि अथॉरिटी होती है कि वो अपनी सॉवरेंटी को एक्सरसाइज करे। नंबर वन, पहले टेरिटोरी, यानी अगर आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है तो ज़मीन का टुकड़े के अंदर रहते हुए उस बाउंड्रीज़ के अंदर आपके पास फुल अथॉरिटी होती है कि आप उनके मामलात जो टेरिटोरी के अंदर जो मामलात हैं करें। यानी जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो चारों सूबों के अंदर हुकूमत की रिट होनी चाहिए, हुकूमत उनके मामला खुद गवर्न करती है, मैनेज करती है। तो ये एक चीज़ है, तो ये कंट्रोल कर सकती है। दूसरा ये पॉपुलेशन के जो मामलात हैं, उनके राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनका बिहेवियर है, उनकी रिहाइश है, उनका खाना पीना है, उनके जितने भी इश्यूज़ हैं, इमिग्रेशन के, लेबर लॉज के, सोशल वेलफेयर के, हेल्थ के, एजुकेशन, वो कंट्रोल कर सकती है सॉवरेंटी के ज़रिए। और दूसरा गवर्नमेंट भी जो है ना वो, क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी होती है किसी भी एक इलाके के, एक बाउंड्री के अंदर, एक टेरिटोरी के अंदर, तो उसके पास एग्जीक्यूटिव होती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की होती है, कैबिनेट, यानी कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी होती है, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट होती है, वहाँ पे एमएनएज और एमपीएस होते हैं, जुडिशल ब्रांचेज हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इन सब का काम ये होता है कि एक हुकूमत के जो मामलात हैं वो चलाते हैं और लोगों को रिलीफ देते हैं। इसके अलावा लॉ एंड जस्टिस, यानी स्टेट सॉवरेंटी, अगर आपके पास लीगल सॉवरेंटी है ना तो उससे फिर ये है कि हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को मेक श्योर कर सकती है, उसके पास जो है ना पूरा इख्तियार है कि वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उनको और जो है ना एक स्टेबिलिटी हो, मुल्क के अंदर अमन हो, यहाँ पे सिविल वॉर ना चल रही हो। इसके अलावा इकोनॉमी, जब आपके पास स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आप अपनी मईशत के मामला खुद रन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जितने भी इश्यूज़ हैं एम्प्लॉयमेंट के, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, एनवायरनमेंट के, ठीक है, और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ट्रेड पॉलिसीज़ क्या होंगी, कितने टैक्सेशन होंगे, प्रॉपर्टी के राइट्स क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशन, ये सारे आप जो है ना खुद देख रहे होते हैं। और इसके अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी के मामला भी आप खुद देखते हैं जब आपके पास स्टेट सॉवरेंटी होती है, यानी कि आपका डिफेंस का बजट कितना होगा, किससे क्या वेपन लेने, सिक्योरिटी को कैसे देखना है, बॉर्डर की क्या सिचुएशन है, किस मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने, किससे नहीं रखने, किन लोगों को जो है ना वो टारगेट करना है, किन लोगों को टारगेट नहीं करना, ठीक है। ये
है और अपनी बाउंड्रीज़ की प्रोटेक्शन करनी है, अपने बॉर्डर्स को महफूज रखना है और अपनी जो फ़ौज जो है ना उसको हमेशा जो है ना अपडेट रखना है और विजिलेंट रखना है और वेपन्स वगैरह हमेशा आपने ना एक जो है ना क्या कहते हैं अपडेट और एडवांस रखने हैं, ताकि कभी भी कोई नुकसान हो, कभी भी किसी मुल्क से कोई झगड़ा हो तो आप उसको भरपूर जवाब दे सकें। इसके अलावा फ़ॉरेन रिलेशन में आप आज़ाद होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से किसी से ताल्लुकात बना सकते हैं, किसी भी मुल्क के साथ कारोबार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? और कोई भी किसी भी मुल्क में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं और कोई भी आके आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे चाइना इन्वेस्ट करता है, यहाँ पे यूएसए के लोग कर रहे होते हैं, यहाँ के जो है ना अरब कंट्रीज़ के कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये वो मामलात हैं, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं, थिंग्स हैं जिनको स्टेट सॉवरेनिटी के ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं, एक रियासत कंट्रोल करती है, ठीक है जी? अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि सॉवरेनिटी का ये भी मतलब नहीं है कि बस आपका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अब ये सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अजीबो-गरीब बन चुका है। इंटरनेशनल लॉ में तो अब ये भी हो चुका है, क्योंकि आपने हमेशा एग्रीमेंट साइन किए होते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर, कंट्रीज़ के साथ या मुख्तलिफ़ इदारों के साथ, तो फिर आपकी मजबूरियाँ बन जाती हैं। अब जैसे पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट करता है ना, तो फिर मजबूरी बन जाती है, आईएमएफ जो कहता है वो करना पड़ता है। अब फिर यहाँ तो स्टेट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट तो गुल हो गया, ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेट सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट कंट्रोल है, तो ये भी मुनासिब नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा ये कि अब तो इसके ऊपर बड़ी यानी कि डिबेट होती है कि स्टेट जो सॉवरेनिटी है वो कहाँ तक है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो सारे मुल्क आपस में शेयर करते हैं, जैसे समंदर है, दरिया है, एयर स्पेस है, यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे इंटरनेशनल जो एयरलाइंस हैं मुख्तलिफ मुल्कों की, वो हमारी हदूद से ऊपर से गुजर रही होती हैं, तो वहाँ पे स्टेट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ तेल लेने जाता है, ठीक है ना। ये भी बड़े मामलात हैं। जो रिवर्स हैं, मिसाल के तौर पर जो सिंधु दरिया है वो पता नहीं कहाँ से निकल रहा है, तो वो जो दरियाएँ हैं वो इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान में आती हैं। अब वो दरिया जो है ना वो सारे मुल्कों में घूम फिर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी स्टेट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट फीका पड़ जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, अब तो लोग ये भी कहते हैं कि जो आपका नेशनल फ्लैग होता है, आपका जो एंथम होता है, जो आपकी कल्चरल हेरिटेज है, वो भी आपकी स्टेट सॉवरेनिटी का एक हिस्सा है। यानी आपके यहाँ एक कल्चर है, आपके यहाँ कुछ ड्रेस कोड है, आपके पास कुछ म्यूज़िक है, पोइट्री है, तो ये आपका हिस्सा है, ये आपके कल्चर का हिस्सा है। जैसे आपके यहाँ अजरक है, जहाँ पे आज के बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आपका कल्चर है। तो ये भी एक है ना, कहा जाता है कि ये भी ना ऑब्जेक्ट्स हैं सॉवरेनिटी, क्योंकि इससे आप ना एक मुनफरद और आज़ाद नज़र आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने कल्चर की चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं, वो नहीं पहनते, बल्कि किसी और चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो हम कहेंगे कि यार ये बंदा जो है ना गुलाम है, ज़हनी गुलाम है, दूसरी चीज़ों को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि वो रियासत भी उस तरीके से सॉवरेन नहीं है। सो ठीक है ना। तो आपने अगर देखा जाए ना, जो आजकल जो बड़ी कामयाब जो और तरक्की याफ्ता जो रियासतें हैं, हुकूमत यानी कि मुल्क हैं, उनकी जो है ना उनका कल्चर बड़ा रिच है। अब ये इंडिया का एग्जांपल है यार, कि इंडिया में देखो कितना अपने कल्चर को वो प्रमोट कर रहे होते हैं। अभी यहाँ वहाँ पे मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई, तो उन्होंने अपने कल्चर को कितना प्रमोट किया, ठीक है ना। बहुत सारा किया, तो यानी कि कल्चर भी एक्चुअली जो है ना वो आपकी सॉवरेनिटी को दिखाता है कि हाँ यार, ये लोग जो है ना यानी कि सॉवरेन है, ठीक है जी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का बड़ा मसला हो चुका है। अब स्पेस में लोग जा रहे हैं, अब स्पेस में भाईजान कौन किसकी क्या सॉवरेनिटी, स्पेस में किसका कंट्रोल है, ठीक है ना। मार्स में जाएंगे, चांद पे जाएंगे, तो क्या वहाँ पे चाइना की हुकूमत होगी, रशिया की हुकूमत होगी, या जनाब पाकिस्तान की होगी, या नेपाल की होगी, या अमेरिका की होगी। अब एयर स्पेस की जो हदूद है उसके ऊपर भी झगड़ा रहता है। यानी अगर पाकिस्तान से बिल्कुल ऊपर से कोई जहाज़ गुजर रहा है या सैटेलाइट गुजर रहा है, तो भाईजान अब के पाकिस्तान क्या कहेगा कि जी वो मेरी आपने हदूद तोड़ी है। तो अब यहाँ पे बिना स्टेट सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा बहुत यानी कि अजीबो-गरीब हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टेट सॉवरेनिटी के बारे में बताया, इसकी टाइप्स, इसकी थ्योरीज़, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर स्टेट सॉवरेनिटी के ज़रिए हुकूमत उनको कंट्रोल कर सकती है। सो ये था जनाब आज का हमारा टॉपिक। बहुत ही आसान है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर।